गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, फॉर्ब्स के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो सेशन हम लोगों ने बनाया हुआ है वो 2015 एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेशली कौन से क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट 12 उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि एक सेंटेंस जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उसको अंडरलाइन करा हुआ मिलेगा, अब या बोल्ड करा हुआ मिलेगा या अंडरलाइन करा हुआ मिलेगा। जैसे इसमें पहला वाला में देखो फॉल्स अपीयरेंस, अब इसमें फॉल्स अपीयरेंस जो टर्म है उसको रिप्लेस करने की जरूरत है इन ऑप्शन से या रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर इनको रिप्लेस करने की जरूरत है तो इन तीनों में से आप एक को चुनिए और नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट को लगा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट वन देखिए क्या बात हो रही है कि बिल्डिंग इरेक्टेड, आई मीन फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग इरेक्टेड। इरेक्टेड का मतलब बिल्ट, इरेक्ट का मतलब होता है बिल्ट। फॉर द फंक्शन वॉज ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म, तूफान आया और वो जो स्ट्रक्चर था उसको उड़ा ले गया। तो क्या चीज था वो? बिल्डिंग का जो इरेक्ट करा गया था क्या चीज था वो? फॉल्स अपीयरेंस। फॉल्स अपीयरेंस का मतलब एक ढांचा सा जो बनाते हैं, फॉल्स ढांचा मतलब नॉट रियल बिल्डिंग तो नहीं है लेकिन आपको लगे जो कि यहां पे एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है। तो उसके लिए ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? एक्सटीरियर, फसाड या स्केलेटन। तो देखो मेरी बात सुनो, एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटर सरफेस, इंटीरियर जैसे होता है, जैसे एक कमरा है, इस कमरे का इंटीरियर द इनर सरफेस, और एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटर सरफेस। तो ये तो बिल्कुल से हम इसको एलिमिनेट करेंगे, एक्सटीरियर का कोई मतलब नहीं बनता। अब हम बात करेंगे फसाड। फसाड का मतलब होता है फेस या फ्रंट। जो भी चीज अगर हम कहीं भी कुछ देखते ना तो उसका फसाड देखते हैं, फ्रंट बोलते हैं इसको या फेस बोलते हैं। सो फेस या फसाड, अगर हम सामने किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए होते हैं तो हम उसका फसाड ही देखते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो है स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब होता है बेयर बोन। बेयर बोन का मतलब होता है आई मीन स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट। सो बेयर बोन का मतलब हुआ स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला एक स्ट्रक्चर। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारा एक स्केलेटन सिस्टम होता है, स्केलेटन होता है, उसके ऊपर फिर क्या होता है? फ्लैशेस या टिश्यूज या बाकी जो भी चीजें हैं तो वो सब उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, कोई बिल्डिंग भी बनती है तो उसमें कॉलम्स होते हैं, बीम्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उसका स्केलेटन बोलते हैं। और उसके बाद उसमें दीवार या छत को हम डालते हैं। ठीक है ना? तो इसमें अगर आप देखो तो हम किसको यहां से इस पर्टिकुलर ये जो फ्रेज है फॉल्स अपीयरेंस, उसको हम रिप्लेस करेंगे किससे? फसाड से। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट ही तो आप देख रहे होते हैं, जो यहाँ पे स्टेज पे एक बिल्डिंग का क्या बनाया गया होगा, किसी बिल्डिंग का अपीयरेंस तो बनाया गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फसाड। सो फसाड इज करेक्ट। सो फर्स्ट वन में फॉल्स अपीयरेंस की जगह पे फसाड टर्म को हम यूज करेंगे, और फसाड का मतलब होता है जो हमें दिख रहा है सामने से किसी भी चीज का जो फ्रंट होता है, फेस जो होता है, उसको हम फसाड बोलते हैं। सेकंड वन, I'll be with you in 1/4 of an hour। देखिए अ क्वार्टर, ये जो शब्द है क्वार्टर, ये क्या है? ये फ्रैक्शन है। तो 1/4 नहीं बोल के हम बोलते हैं अ क्वार्टर। तो ये आपने पढ़ा होगा कि 1/4 नहीं, अ क्वार्टर है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे अ क्वार्टर ऑफ 1 आवर, नहीं अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, एन आवर अ क्वार्टर। सो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये आपने पढ़ा होगा इस सब को कि हम जब कोई भी इसकी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 1/4 या 2/4 नहीं बोल के अ क्वार्टर बोलेंगे। सो अ क्वार्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो स्लाइड हमारा बनेगा वो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये थर्ड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। She has decided to canvass, canvass जो टर्म आप यूज करते हैं फॉर द कंजर्वेशन पार्टी। कंजर्वेशन पार्टी का नाम है, जैसे अपने यहाँ पे एक पार्टी है ना बीजेपी या कांग्रेस, उसी तरह से कंजर्वेशन पार्टी है। तो कंजर्वेशन पार्टी जो है उसके लिए शी हैज डिसाइडेड टू कैनवस फॉर द कंजर्वेशन पार्टी। मतलब क्या हुआ? उसने फैसला कराया कि कंजर्वेशन पार्टी के लिए वोटर्स को अपील करेगी कि आप कंजर्वेशन पार्टी को वोट डालें, मतलब सॉलिसिट करना, वोट्स को सॉलिसिट करने के लिए। कैनवस जो टर्म यूज होता है यहां पे देखिए दो वर्ड होते हैं, एक तो कैनवस जो आपने टर्म यूज करा CANVAS कैनवस, और दूसरा टर्म होता है CANVASS कैनवस। तो ये जो कैनवस टर्म है ये नाउन होता है और ये कैनवस जो होता है वर्ब होता है। इसका मतलब होता है सॉलिसिट वोट्स, सॉलिसिट वोट्स। और ये जो कैनवस होता है उसका मतलब होता है कोर्स क्लॉथ। कोर्स क्लॉथ का मतलब हुआ रुखड़ा सा ना, जैसे आप जैसे कर्टन्स वगैरह लगाते हो घर में, तो वो कैसा क्लॉथ होता है? वो कोर्स क्लॉथ होता है। कोर्स का मतलब यहां पर होता है रफ, नॉट स्मूथ। कोर्स का मतलब होता है नॉट फाइन, नॉट स्मूथ,
कोर्स क्लॉथ, जैसे शूज वगैरह बनते, बच्चों के शूज वगैरह बनते स्कूल में, जब हम लोग शूज पहनते तो वो किसका बनता है? कैनवस क्लॉथ का बनता है, मतलब कैनवस का बनता है। तो यहां पे किसको, उसको रिप्लेस किससे करोगे? इससे करोगे, डबल एस वाले से। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। कैनवसिंग इज टू सॉलिसिटिंग वोट, वोट मांगना, और कैनवस सिंगल वाला है, उसका मतलब होता है मोटा या रफ कपड़े जो होते हैं, जिसका मैट वगैरह बनता है ना, उसको हम कैनवस कहते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब हम बात करेंगे फोर्थ का, सीरियस चार्जेस ऑफ करेक्शंस वर लेवीड अगेंस्ट। अब देखो एक टर्म होता है लेवी, LEVY, लेवी। लेवी का मतलब आप जानते हो, इंपोज करना, लेवी टैक्स, आपने सुना होगा इतना परसेंट टैक्स को लेवी करा गवर्नमेंट ने, सो लेवी, लेवी करना। यहां पे सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन, अब देखिए करप्शन में लेवी नहीं हो सकता ना, करप्शन का आरोप लगता है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? लेबल, लेबल चार्जेस ऑफ करप्शन। लेवल, यहां पे लेविड की जगह हम क्या यूज करेंगे? लेवल, मतलब सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन वर लेवल्ड अगेंस्ट हिम, नॉट लेवीड अगेंस्ट। लेवी किसको करते हैं? लेवी मतलब टैक्स लगाने को बोलते हैं, टैक्स लगाना, मतलब कोई भी GST लगाना या कोई भी टैक्स किसी पे ऊपर लगाते हैं, लेवी करते हैं, बोलते हैं 5% सरचार्ज लेवी करा गया। लेकिन करप्शन का किसी की पॉलिटिशियन या किसी भी पब्लिक फिगर पे कोई आरोप लगता है, तो उसके लिए इंग्लिश टर्म आप यूज करोगे लेवल अ चार्ज ऑफ करप्शन, लेवल द चार्ज ऑफ करप्शन, जो भी आपने बोलना है। मेरे ख्याल से क्लियर है। सो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड आपका, ही ऑर्डर्ड मी ओपन द विंडो। अब देखो ये बड़े स्मार्ट क्वेश्चन हमने देखा है। ही ऑर्डर्ड मी ओपन द विंडो, इसका हिंदी में पहले बता दूं, उसने मुझे ऑर्डर करा विंडो को खोलो। अब आप इसमें देखो एक चीज है, यहां पे ऑर्डर्ड के बाद जो ओपन टर्म, ये हमने सिंपल पास्ट यूज करा है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो ओपन टर्म है ये एक बेयर इन्फिनेटिव के तौर पे यूज करा गया है, बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव जब यूज करेंगे, ऑर्डर्ड जब आप भी यूज करोगे ना, ऑर्डर्ड मी टू डू समथिंग, यहां पे इन्फिनेटिव आना चाहिए, लेकिन यहां पे इन्फिनेटिव तो है नहीं, तो यहां पे ऑर्डर्ड को हमने अंडरलाइन करा हुआ है, इसको रिप्लेस करना है आपको ऑर्डर्ड को। बोलो, ही ऑर्डर्ड मी ओपन द विंडो, या इनमें से कोई और। तो एक बात मैं आपको बताऊं, ऑर्डर के बाद अगर आप इस सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर मी टू ओपन द विंडो। यहां पे टू लगा हुआ नहीं है, क्योंकि इस वर्ड को रिप्लेस करना, इसको इन्होंने हाईलाइट करा हुआ ऑर्डर को, मतलब मीनिंग ऑर्डर्ड रहे और यहां पे हमें टू का इस्तेमाल ना करना पड़े। उसके लिए एक टर्म आप यूज करोगे बिड। बिड एक वर्ड है जिसका मतलब भी होता है ऑर्डर करना या कमांड करना, ऑर्डर या कमांड, ओके। और बिड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? बेड। बिड का सेकेंड फॉर्म होता है बेड। तो अगर जब कभी भी बिड को हम यूज में लेते हैं, मतलब बेड को हम जब भी यूज में लेते हैं, इनके बाद जो वर्ब आता है, मतलब इन्फिनेटिव आता है, वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव होता है। इसका मतलब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं बेड से ना, तो इसमें चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए करेक्ट आंसर है ए, बेड। ही बेड मी ओपन द विंडो, और ही बेड मी ओपन द विंडो का मतलब हुआ ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो। चूंकि बेड अपने बाद, बिड अपने बाद जो भी यहां पे इन्फिनेटिव लेगा वो बेयर इन्फिनेटिव लेगा। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सो करेक्ट हुआ बेड वाला पार्ट, मेरे ख्याल से क्लियर है। A lot of bloodshed could have been saved, इसमें इसको हाईलाइट किया हुआ क्वेश्चन में मैंने देखा। अब आपको बताना, ब्लडशेड मतलब खून, बहुत ज्यादा खून का बहना, बहुत ज्यादा हिंसा जिसको आप बोलते हैं ब्लडशेड। तो बहुत सारा ब्लडशेड को बचाया जा सकता था, रोका जा सकता था, हैड द एडमिनिस्ट्रेशन टेकन टाइमली एक्शन। ये इसमें जो हमने यूज करा ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा कि पास्ट के बारे में जो बात करता है, अनरियल और पास्ट की बात करता है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि ब्लडशेड हुआ है, उसको रोका नहीं गया है। और क्यों हुआ है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली एक्शन नहीं लिया, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने टाइमली एक्शन लिया होता तो बहुत सारा ब्लडशेड को रोका जा सकता था। तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ये जो वर्ड यहां पे सेव है, इसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। ब्लड को सेव करना मतलब प्रिजर्व करना, पानी को, वाटर को जैसे हम सेव करते हैं, पेट्रोल को, मनी को हम सेव करते हैं, मतलब प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। यहां पे तो बात हो रही है हिंसा के बारे में, रोकने के सेंस में बात हो रही है। तो रोकने के लिए यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? रोकने के लिए हम लोग यहां पे यूज करेंगे प्रिवेंटेड। सो ये प्रिवेंटेड जो टर्म है, ये करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी को हम करेक्ट मानेंगे। सेक्स में हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपका। और इसी में एक टर्म है एस्च्यू का मतलब होता है अवॉइड करना। यहां पे ब्लडशेड को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ब्लडशेड को रोका जा सकता है, इसलिए प्रिवेंटेड टर्म का इस्तेमाल हम करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, along with success comes a need for wisdom। देखिए एक बात मैं बताऊं, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें उन्होंने नीड को अंडरलाइन करा हुआ है। बोल रहे हैं कि बोलो यहां पे नीड का इस्तेमाल जो वो करेक्ट है। ये एक कोट है, एक कोटेशन है, किसी ने बोला हुआ।
जैसे सेइंग होता है ना, सेइंग, ये एक कोटेशन है, ये एक सेइंग है, मतलब एक कोट है, और इसमें आपको मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली कि यहां पे क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है along with success comes a reputation for wisdom, along with success comes a reputation for wisdom। जिनको ये याद है, जिनको ये मालूम है, वही इसको आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज उनको बड़ी मुश्किल हो जाएगी लोगों को लिए, है ना, क्योंकि ये सेइंग है और सेइंग में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। सेइंग मतलब कोट या कोटेशन जिसको आप कहते हैं। तो यहां पे आंसर कौन सा करोगे? रेप्यूटेशन। सो रेप्यूटेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th वन, डू यू नो टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। अब यहां पे देखिए, नो टू प्रिपेयर, जब कभी भी किसी काम को करने के बात करे जाते हैं ना, जैसे आपसे किसी कोई ने बोला आपको साइकिल चलानी आती है, तो डू यू नो टू हाउ टू राइड अ साइकिल या बाइसिकल। डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल होता है, ना कि डू यू नो टू। यहां पे जब कभी भी हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं उसके पहले हाउ का इस्तेमाल करते हैं। तो आप करेक्ट करो, आपको खाना बनाना आता है, उसका इंग्लिश क्या होता है? डू यू नो टू कुक? बिल्कुल नहीं, डू यू नो हाउ टू कुक, मतलब हाउ प्लस इन्फिनेटिव होता है ना। तो इसमें क्या करोगे आप? डू यू नो हाउ टू मेक, डू यू नो हाउ टू मेक, ऑप्शन नंबर ये वाला होगा करेक्ट। और प्रिपेयर यूज करा है इसलिए प्रिपेयर यहां पे है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन को हम लोग करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं ना कि मेक करते हैं। सो डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए, नीदर प्लांट्स, इसमें जो अंडरलाइन इन्होंने करा हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स को, तो नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, कि ना तो प्लांट्स ना ही एनिमल्स, मतलब लिविंग बीइंग्स इस प्लैनेट पे रह ही नहीं सकता, इतना इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। तो बोलिए नैदर, इसमें से इसको मतलब लगता है आपको नीदर के बाद प्लांट्स और नॉर के बाद एनिमल्स, तो इसमें तो कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, ऑलरेडी करेक्ट है, सो नो एरर, सो इंप्रूवमेंट यहां पे ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। 10th वन, द प्रोफेसर हैज एग्रीड टू टेक रिमेडिएबल। अब देखिए यहां पे एक टर्म यूज करा है रिमेडिएबल, तो रिमेडिएबल का मतलब होता है क्यूरेबल, क्योर करने वाला। अब एक बात बताओ, वीकर स्टूडेंट्स को हम क्योर क्या करेंगे? क्योर तो किसी सिकनेस को, डिजीज को करेंगे ना, क्योर किसको करोगे? बीमारी को क्योर करेंगे ना। तो यहां पे रिमेडिएबल की जगह पे हमें यूज करना चाहिए रिमीडियल क्लास। रिमीडियल क्लास का मतलब जो अगर किसी वीक स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही है तो उसको फिर से थोड़ा सा बताएंगे ताकि वो लर्निंग उसकी इफेक्टिव हो सके। तो इसके लिए हम टर्म रिमीडिएबल नहीं यूज करके रिमीडियल क्लास, रेमेडी शब्द आपने सुना होगा, रेमेडी का मतलब होता है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन प्रोवाइड करता हुआ तो रिमीडियल बन जाता है। और रिमीडिएबल का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई बीमारी वगैरह, कोई दवा वगैरह दे सकते हैं ना, तो वो रिमीडिएबल हो सकता है ना। तो यहां पे हमने बी को करेक्ट करा। तो इस तरह के सवाल हमको फिर से मिलेगा करने को, और आप लोग इस पे काम करिए। और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनको बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस। तो कॉमन एरर क्वेश्चंस के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस पे भी हम काम करेंगे। और आपका जो अभी जो है CHSL का पेपर हो चाहे CGL का पेपर भी आने वाला है, तो उन सब में इसके बहुत ज्यादा इसका हम इस्तेमाल करेंगे। सो हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।